ओके, सो इन लास्ट क्लास हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी। हम लोगों ने देखा था जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं दे विल प्रोड्यूस उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप के होते हैं, एक बॉन्डिंग होता है और एक एंटी बॉन्डिंग होता है। बॉन्डिंग कब मिलता है? जब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है वेव्स के बीच में, और जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में, मतलब उनकी जो वेव फंक्शन होते हैं उनके बीच में डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है, तो हमारा एंटी बॉन्डिंग बनता है। आई थिंक इतना तो क्लियर ही था। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में दूसरा डिफरेंस ये था कि बॉन्डिंग की जो एनर्जी होती है वो काफ़ी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। बॉन्डिंग में बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के बीच में होता है, इट इज़ वेरी हाई। वेयरएज जब एंटी बॉन्डिंग बनता है तो उसमें दोनों न्यूक्लियस पास में हो जाते हैं, दोनों में रिपल्शन होती है और बीच में एक नोड प्रोड्यूस हो जाती है। और नोड क्या होता है? नोड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। सो एंटी बॉन्डिंग बेसिकली क्या होता है कि हम लोग बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, एंड बॉन्डिंग मीन्स हम लोग बॉन्ड को बना रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। तो जब भी दो ऑर्बिटल जैसे एस, एक एटम का एस ऑर्बिटल है, दूसरा एटम का एस ऑर्बिटल है, ये जब कंबाइन करता है तो एक सिग्मा बनता है। तो सिग्मा तो बनेगा, लेकिन साथ में एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। तो ये याद रखें, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेसिकली ये वेव फंक्शन होते हैं पूरे मॉलिक्यूल के। एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे प्योरली वेव फंक्शन होते हैं किसका? एटम का। उसी तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो वेव मॉलिक्यूल बनता है उसका एक वेव फंक्शन होता है जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो नीचे जिसकी एनर्जी कम है पहले वो फिल होंगे, उसके बाद ऊपर वाले फिल होंगे। दूसरी चीज़ कि हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फॉलो होना चाहिए, हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, उसके बाद ही पेयरिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। लेकिन ये केस किसके लिए एप्लीकेबल होता है? जब ऑर्बिटल्स डी जनरेट होता है। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डी जनरेट होंगे, दो मॉलिक्यूल हैं उनकी एनर्जी सेम है, तब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, उसके बाद पेयरिंग करेंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। दूसरा केस क्या था? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिटल में भरोगे तो उसका जो साइन होगा वो माइनस हाफ ही उल्टा होना चाहिए, और उसका जो स्पिन होना चाहिए वो माइनस हाफ ही होना चाहिए। इतना तो हमें क्लियर था। नाउ विल टॉक अबाउट दी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो सिग्मा बॉन्ड तो हम लोग ने देख लिया कि कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड ऑन ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है। जैसे एस, एस ऑर्बिटल, एस पी एक्स ऑर्बिटल एंड पी एक्स ऑर्बिटल, ये कुछ हैं जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब पाई जो ऑर्बिटल है, पाई बॉन्ड एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैप। तो साइड वाइज ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनता है, इस तरीके के ओवरलैप से। ठीक है, तो पाई पाई ओवरलैप होगा, साइड वाइज ओवरलैप या लेटरल ओवरलैप भी इसे कई बार बोला जाता है। तो जब भी लेटरल ओवरलैप होगा या साइड वाइज ओवरलैप होगा तो हमारा पाई बॉन्ड बनेगा। अब सिग्मा की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर दो एस ऑर्बिटल यहाँ पे है तो दोनों क्या बनाते हैं? ये बनाएगा सिग्मा और यहाँ पे बनेगा सिग्मा एस्टेरिस्क। अगर ये वन एस है तो यहाँ पे भी हम लोग वन एस। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग प्योर, हाँ मतलब प्योर ऑर्बिटल की अगर हम लिख रहे हैं तो वन एस टू एस लिख सकते हैं। लेकिन जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं तो उस केस में ये सब वन एस टू एस नहीं लिखा जाता। हम लोग जस्ट लिखते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल पहले आ रहा है। पाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक पी एक्स पी वाई है और एक पी जेड है। अब पी वाई और पी जेड की जो एनर्जी होती है ना वो सेम ही होती है, उनकी एनर्जी कम या ज़्यादा नहीं हो सकती, तो इसलिए वो हमेशा ही डी जनरेट होता है। तो एक दूसरा भी है पी वाई एंड पी जेड। अब ये क्या होगा कि ये ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करेंगे तो इस तरीके से ये बॉन्ड्स बनाएंगे। ठीक है, ये पाई वाई है, ये पाई जेड है, दोनों बॉन्डिंग। ये पाई एस्ट्रिक्स वाई है और ये पाई एस्ट्रिक्स जेड है। ठीक है,
दो ऑर्बिटल दोनों को मैंने साथ में इसलिए बनाया है क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम होती है और दोनों ही डी जनरेट होता है। फिर से बता रहा हूँ, डी जनरेट आर दोज ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है। ये एक वर्ड है जिसको तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए कि डी जनरेट का मतलब क्या होता है। तो डी जनरेट ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, तो जब भी ये कंबाइन करेंगे तो एक साथ ही जनरली ये कंबाइन करते हैं, और पाई ऑर्बिटल हमेशा पेयर्स में ही देखे जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से पाई और पाई वाई और पाई जेड, ठीक है, टू पी वाई हो सकता है, तो अगर मैं टू पी ऐसे लिख देता हूँ, पाई टू पी वाई टू पी जेड टू पी वाई एंड टू पी जेड। अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन अगर तुमने भरने हैं, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे एंड दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, तो कैसे भरेंगे? मैं इधर तीन कंसिडर करता हूँ कि तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, तो एक टोटल कितने हो गए? पांच इलेक्ट्रॉन, और पांच इलेक्ट्रॉन को एक साथ भरना। तो पहला इधर भरा जाएगा, फिर दूसरा इधर से भरा जाएगा। हंट्स रूल 100% फॉलो करना है। पेयरिंग तब तक नहीं करोगे जब तक दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता। दूसरा कौन सा ऑर्बिटल? सेम एनर्जी वाला ऑर्बिटल। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, दो, फिर तीन, फिर चार, और फिर पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से भरा जाता है। ये स्पेशल केस है इसलिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, और बहुत कॉमन सेंस है, बट फिर भी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि तुम गलती ना करो। अब पाई ऑर्बिटल का जो ओवरलैप होता है वो इस तरीके से होता है। जब एक्स एक्स पी एक्स एंड पी एक्स ओवरलैप करते हैं तो हमारा क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। पी वाई करेंगे तो हमारे किस टाइप का बनेगा? पाई बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है। अब पी एक्स कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? एक मोटी सी लो बन जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया? सिग्मा बॉन्ड हो गया। और जब ये ओवरलैप नहीं करेगा, मतलब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप करेगा, तो हमारा सिग्मा एस्ट्रिक्स टू पी फॉर्म होगा। ठीक है, ये सिग्मा टू पी है और ये सिग्मा एस्ट्रिक्स टू पी है, और ये दो ऑर्बिटल हमारे बन जाएंगे। पाई में भी कैसा होगा? इसी तरीके से होगा। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो इसका जो नोड है और इसका जो नोड है वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन होने के बाद ये एक बड़ी सी नोड दे देंगे, लोब दे देंगे, नोड नहीं सॉरी लोब है। इस तरीके से बन जाएगा। और एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो रिपेल करेगा, और बीच में क्या आएगा? नोड आएगा। नोड में क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। वेरस यहाँ पे दो न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस ये रहा, इसका न्यूक्लियस ये रहा, तो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन, हमें इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना क्या है? वो बहुत ही ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई। जब एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो उसके दोनों न्यूक्लियस के बीच में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होती है। अब ये है कि हम लोग कैसे उसको करेंगे। तो एस ऑर्बिटल है तो एस ऑर्बिटल पहले आएगा, 2s आता है, फिर 2p आता है। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, और एक दूसरा एटम है उसका एटॉमिक ऑर्बिटल। 2s लिखा है तो एस एस ऑर्बिटल क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो सिग्मा 2s सिग्मा स्ट्रिक्स 2s। फिर 2p में क्या होता है? तीन ऑर्बिटल होता है, तो एक, दो, तीन। अब ये जो तीन है इसमें क्या है? एक px है, एक py है एंड एक pz है। इसमें भी क्या है? एक px है, एक py है, एक pz है। आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट केस आते हैं। एक केस आ रहा है जिसमें जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी एनर्जी कम है, फिर पाई की एनर्जी हाई है, फिर पाई स्ट्रिक्स की एनर्जी हाई है, और सिग्मा स्ट्रिक्स की एनर्जी और भी हाई है। तो ये दो तरीके के पैटर्न होते हैं, आई विल बी टेलिंग यू कि किसको कहाँ यूज करना है। तो अगर इस वाले का अगर हम लोग देखें तो सिग्मा 2p की एनर्जी सबसे कम, फिर पाई 2p की, फिर पाई स्टार 2p की, एंड देन सिग्मा स्ट्रिक्स 2p की। क्या होना चाहिए था कि सिग्मा p ऑर्बिटल एक्चुअली क्या होता है कि तीनों की एनर्जी सेम ही होती है, तीनों की एनर्जी सेम होती है, लेकिन उसमें से तुम देखो कि किसका ओवरलैप सबसे ज़्यादा होता है? एक्स ऑर्बिटल का, क्योंकि पी एक्स और पी एक्स क्या करते हैं? हेड ऑन ओवरलैप करते हैं। हेड ऑन ओवरलैप जब करते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जो सिग्मा बॉन्ड होता है, तो हमारा कंसिडर करो कि ये पी एक्स है और ये पी एक्स है। ठीक है, जैसे तो मैंने पहले बताया था, ये बॉन्ड बना लिया तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब लेकिन पाई बॉन्ड बनाने के लिए इन ये जो ग्रीन कलर के ऑर्बिटल्स हैं इनको ओवरलैप करना पड़ेगा। अब मैं अगर इनको ओवरलैप कराने की कोशिश करूंगा तो मुझे इसको थोड़ा इधर दोनों को और पास ले जाना पड़ेगा, इसको और पास ले जाना पड़ेगा, इसको और पास ले जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड और छोटा हो जाएगा।
अब जितना ज़्यादा ओवरलैप होता है उतना ही ज़्यादा बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये और फर्दर ओवरलैप करेंगे तो कंसिडर कर लो कि इतने ओवरलैप कर लिया पीछे का ऑर्बिटल। और ये जो ग्रीन वाले हैं इन्होंने भी कंबाइन कर लिया। अच्छा पहले मैं वैसे बना देता हूँ, लगे तो सही कि ओवरलैप कर रहा है। अब ये इसको इस तरीके से मैं दिखा दूँ। ठीक है, तो ये बन गया पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सिग्मा बॉन्ड में ज़्यादा ओवरलैप हो रहा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है, तो मतलब सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर या सिग्मा बॉन्ड इज स्टेबल, मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई है कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा ही पाई बॉन्ड से स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आया। अब जितना ज़्यादा उस ऑर्बिटल को हम लोग अंदर घुसाएंगे उतना ज़्यादा ही रिपल्शन होगा। तो इसका जो सिग्मा एस्ट्रिक्स बॉन्ड जो होता है, सिग्मा एस्ट्रिक्स होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू पाई एस्ट्रिक्स। ये भी दूसरा केस है जो हमें याद रखना है। पहली चीज क्या है कि सिग्मा जो बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्डिंग वो ज्यादा स्टेबल होगा देन पाई बॉन्डिंग। ठीक है, और सिग्मा स्टार क्या होगा, वो और भी कम स्टेबल होगा, या उल्टा लिखता हूँ मैं इसे, इस तरीके से लिखता हूँ ज्यादा अच्छे से मेरे। ठीक है, अब ये सिग्मा एस्ट्रिक्स ज़्यादा अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि हम लोग अनस्टेबिलिटी क्यों आ रही है, क्योंकि पहली चीज़ की एंटी बॉन्डिंग है तो मतलब रिपल्शन होगी। अब जब तुम सिग्मा ऑर्बिटल को ज़बरदस्ती अंदर घुसाया जा रहे हो तो उनमें रिपल्शन क्या होगा, और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से सिग्मा एस्ट्रिक्स की जो एनर्जी होती है वो और भी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले कि इन सब में से जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, सिग्मा एस्ट्रिक्स की। और दूसरा मैं ये लिख सकता हूँ पाई बी की जो एनर्जी है वो पाई एस्ट्रिक बी से तो ज़्यादा होगी ही, पाई स्टिक से। तो ये तीन केसेस हम लोगों ने बना लिए। तो इससे हमें पता चला सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, स्टेबिलिटी इसको उल्टा करता है। हाँ, सिग्मा बी की एनर्जी सबसे कम है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। फिर हमारा पाई बॉन्डिंग स्टेबल है, फिर पाई एस्ट्रिक स्टेबल है, और उसके बाद सिग्मा एस्ट्रिक जो कि सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे तो सिग्मा सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद पाई, फिर पाई एस्ट्रिक्स और सिग्मा एस्ट्रिक। अब ये स्टेबिलिटी और डीस्टेबिलिटी की बात यही आती है क्योंकि हाँ, पाई बॉन्ड कब बनता है, जब सिग्मा बॉन्ड बन चुका होता है। और पाई बॉन्ड बनाने के लिए इन पी ऑर्बिटल को ओवरलैप करने के लिए ये सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, और भी ज़्यादा ओवरलैप करता है। ज़्यादा ओवरलैप करेगा मतलब ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, लेकिन इसका एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या दिख गया हमारा, ये कॉमन वो आ जाता है। ठीक है, अब देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि ये जो केस है वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ये सबके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एप्लीकेबल नहीं है। सो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर व्हेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 14। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं इलेक्ट्रॉन हमारे, तभी ये जो सीक्वेंस है फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, फ्लोरीन और नियॉन के लिए। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन। सो 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली ये वाला जो सीक्वेंस है फॉलो होगा। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि सिग्मा 2s, सिग्मा स्ट्रिक्स 2s, सिग्मा 2p, पाई, पाई स्ट्रिक्स, पाई दो पाई है, फिर दो पाई एस्ट्रिक्स एंड देन सिग्मा एस्ट्रिक्स। तो ये वाला फॉर्मूला तब फॉलो होगा, सीक्वेंस तब फॉलो होगा। दूसरा केस जब 14 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, लाइक B2C2N2, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो तब केस में क्या होगा कि पाई कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है सिग्मा बॉन्ड से। तब क्या है, पाई इज मोर स्टेबल देन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इन्हीं कुछ गिने चुने केसेस हैं जहाँ पे ऐसा होता है।
तो B2C2N2 एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे क्या होता है कि पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं, पाई ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है। लेकिन कहीं पर भी ये लिख के बताना कि सिग्मा बॉन्ड कम स्टेबल होता है देन पाई बॉन्ड से। ये जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम लोग बनाते हैं उसी केस में है, बाकी वैसे नहीं है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा ही ज़्यादा स्टेबल होगा देन पाई बॉन्ड, ठीक है। हम लोग ये किसकी बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब हम लोग बनाएंगे तो वहाँ और उन केसेस में ऐसा होगा, ओके, कि सिग पाई ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और सिग्मा ऑर्बिटल की एनर्जी कम ज़्यादा होगी। बाकी कहीं पर भी ऐसा लिख के मत आ जाना, ठीक है। सो एनर्जी O2 और O2 F2 और Ne2 से ज़्यादा ऊपर के जितने भी ऑर्बिटल्स आएंगे उनके लिए तुम क्या लिख सकते हो? सिग्मा 1s, सिग्मा स्ट्रिक्स 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्ट्रिक्स 2s, सिग्मा 2pz। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि ये z इज टेकन एज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो z को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेके ये कर रखा है। ये एनसीईआरटी से लिया है मैंने, तो इसलिए वहाँ पे अलग था और जो मैं तुम्हें दूसरा कर रहा था वो अलग था। तो यहाँ पे स्पेशल केस में 2pz लिखा है, तुम इसको हटा के x कर दो, ठीक है। पाई 2px की जगह तुम z कर दो इधर, ठीक है। पाई 2py, तो पाई 2pz और 2py की जो एनर्जी होगी वो सेम होगी। पाई स्ट्रिक्स 2px और पाई स्ट्रिक्स 2py की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, और उसके बाद ये आएगा। अब इसको जब तुम लिखोगे तो आई वोंट सजेस्ट कि तुम इसको इस तरीके से लिखो। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्ट्रिक्स 1s, इस तरीके से सिग्मा 2s, सिग्मा स्ट्रिक्स 2s, फिर सिग्मा 2p x या z जो भी तुम्हें समझ में आए वो लिख देना, सिग्मा ही आना चाहिए। फिर एक पाई को ऊपर लिखना है, एक पाई को नीचे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि दोनों की एनर्जी सेम है। तो ये 2py 2pz, फिर पाई एस्ट्रिक्स 2py एंड पाई एस्ट्रिक्स 2pz। इसको ऊपर नीचे लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल तुम लिखोगे, या तो इसको अगर सेम लिखना है तो यहाँ पे इक्वल टू लगाना पड़ेगा, अदरवाइज तुम इसको क्या करना, एक को ऊपर लिख देना, एक को नीचे लिख देना, मतलब क्या है, एनर्जी सेम आ रही है। अगर तुम्हें इक्वल टू का साइन नहीं लगाना, बाकी तुम्हारी पूरी लिबर्टी है, जैसे तुम्हें ठीक लगे उस तरीके से तुम लिख सकते हो, ठीक है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? जहाँ पे एन मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन से हमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। दूसरा केस क्या है? जहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्ट्रिक्स 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्ट्रिक्स 2s, पाई 2py, पाई 2pz, सिग्मा 2px, पाई एस्ट्रिक्स 2py, पाई एस्ट्रिक्स 2pz, एंड देन सिग्मा एस्ट्रिक्स 2px, ठीक है। ये लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड क्या होता है, कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल हो जाता है देन सिग्मा बॉन्ड, विच इज नॉट द केस फॉर ऑल द एलिमेंट्स। किसके लिए? लाइक B2C2N2 इन्हीं के लिए, ठीक है। चलो फिर ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। अब हम लोग यहाँ पे तो भरे ही हुए हैं, मैं यहाँ पे भरने की कोशिश करता हूँ एक खाली स्लाइड में। ऑक्सीजन का एक इंटरेस्टिंग केस लेंगे हम लोग। सो MOT डायग्राम हम लोग बनाएंगे किसके लिए? O2 मॉलिक्यूल के लिए। तो O2 मॉलिक्यूल के लिए MOT डायग्राम कैसे बनेगा? तो ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा ऑक्सीजन के पास भी कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1s और यहाँ पे 1s, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन है तो इसका एटॉमिक ऑर्बिटल हम लोग लिखना है, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल लिखा। अब ये जो 1s है ये एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएगी और एक
एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो सिग्मा 1s, सिग्मा एस्ट्रिक्स 1s, फिर 2s बनेगा। अब क्या आएगा, ऊपर p ऑर्बिटल आएंगे। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको तुम मत भरना, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन नहीं भरने, टोटल इलेक्ट्रॉन कर लेना और उसके बाद एक एक करके उनको इन ऑर्बिटल्स में भरने की कोशिश करना, ठीक है, बाकी मत करना। एटॉमिक ऑर्बिटल में भरने बैठोगे तो सिंपल केसेस में तो भरे जाएंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स केसेस आते हैं वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसको थोड़ा ध्यान देना। ऑक्सीजन के लिए कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो सिग्मा 2p(x), और इसका जो सिग्मा एस्ट्रिक्स होगा वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल, तो इसको मैं ऊपर सिग्मा एस्ट्रिक्स 2p। अब इसके जो पाई ऑर्बिटल होंगे वो इधर, थोड़ा और नीचे करते हैं, यहाँ पे पाई एस्ट्रिक्स, ठीक है। अब वी हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स, नाउ वी विल ट्राई टू फिल 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 1 2 3 4, सॉरी 16 इलेक्ट्रॉन्स, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये दो डीजेनेरेट ऑर्बिटल हैं, एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेगा, 11 12, फिर अब पेयरिंग होगी 13 14, फिर यहाँ पे 15 एंड 16। ये क्या है, नाम ही नहीं लिखा मैंने, पाई 2py एंड 2pz, ये है पाई एस्ट्रिक्स 2py, पाई एस्ट्रिक्स 2pz, ठीक है। और ये बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। नाउ अब हमारा इसको कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम्हें लिखनी है तो तुम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, जैसे सिग्मा 1s2 कॉमा सिग्मा एस्ट्रिक्स 1s2, सिग्मा 2s2 सिग्मा एस्ट्रिक्स 2s2, फिर सिग्मा 2px2, फिर हम लोग लिखेंगे पाई 2py 2pz इनके ऊपर 2 2, फिर पाई एस्ट्रिक्स लिखा जाएगा, पाई एस्ट्रिक्स 2px पाई एस्ट्रिक्स 2py, इधर क्या आएगा, एक एक आएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने ग्रीन कलर से ही भर रहा हूँ तो इसलिए हो सकता है कि दिखाई ना दे, मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूँ कि कॉन्ट्रास्ट बना दे। तो दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इधर, दो इधर, दो इधर, दो इधर, 1+1, देखो मैंने 2 नहीं लिखा, उसको 1+1 लिखा है हंस रूल फॉलो करते हुए, और यहाँ पे 1 इधर और 1, ठीक है। और लास्ट में सिग्मा एस्ट्रिक्स 2pz, जो खाली है उसको लिखने की क्या जरूरत। ओके, सो ये हो गया हमारा जो भी, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया और कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख दिया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। नाउ वी विल फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में देखें तो 2 2 4 6 7, सॉरी 2 2 4 2 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन इधर है, और इधर कितने हैं, 2 2 4 5 6, तो कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2। सो बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब दो ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या दिखा रहा है कि ये है पैरामैग्नेटिक। सो ऑक्सीजन होती है पैरामैग्नेटिक बिकॉज इट हैज 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन,
इन टू पाई एस्टेरिक्स ऑर्बिटल। तो ये जो पाई एस्टेरिक्स ऑर्बिटल हैं इनमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या है कि ये पैरामैग्नेटिक है। इट्स वेरी सिंपल कि इट इज पैरामैग्नेटिक। एमओटी के अलावा देयर इज नो अदर थ्योरी जो बता सके कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होती है। ऑक्सीजन हम सबको पता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वी ऑलवेज कंसिडर कि चार चार के पेयर्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब मैं ऑक्सीजन का वाटर भी बना के दिखाऊं तुम्हें, तो वाटर अगर ऐसे बन जाएगा तो 2 लोन पेयर आते हैं, तो हमें दिख रहा है कि ये पेयर्ड है, ठीक है। ऐसी इसी तरीके से ऑक्सीजन का डबल में बॉन्ड में बनाऊं तो उसमें भी ऐसे दिखता है कि 2 बॉन्ड बना लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर और 2 इधर, तो ऐसा दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन सारे पेयर हैं। तो कोई भी थ्योरी हम लोग लेके आ जाए, कोई भी ये नहीं बता सकती कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है एक्सेप्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो कि हमें क्लियरली बता सकती है कि ये जो ऑक्सीजन होती है वो पैरामैग्नेटिक होती है। जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हमें दिखती नहीं है कि वो डायमैग्नेटिक है, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, तो उससे हम लोग बता सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक थी एक्सपेरिमेंटली, और फिर इस तरीके से भी हमें ये पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव B2 C2 N2 O2 F2 Ne2, इन सब की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स यहाँ पे बना रखे हैं, तुम्हें दिख रहा होगा। सिग्मा 2s 1s से स्टार्ट नहीं किया, 2s से करा है। सिग्मा 2s, सिग्मा 6 2s, पाई 2p y 2p z, फिर सिग्मा, फिर पाई एस्टेरिक्स, फिर ये, ठीक है। तो B2 C2 N2 में देखोगे तो यहाँ पे एक डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पे ये वाला डिफरेंस है। मैं रेड कलर यूज करता हूँ, कि पहले पाई नीचे है, सिग्मा ऊपर है। और O2 F2 Ne2 में क्या है कि पहले सिग्मा है नीचे और उसके बाद पाई है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है। इस तरीके से तुम किसी का भी बनाओगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। Now we have one question. Explain the following data with diagram showing the occupancy of molecular orbital. तो molecular orbital की occupancy हमें लिखनी है किसमें, N2 में, N2 प्लस, O2 में and O2 प्लस। सो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब पहले हम लोग N2 का लिखते हैं। तो N2 के पास टोटल कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे हम लोग सिग्मा 1s, सिग्मा एस्टेरिक्स 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एस्टेरिक्स 2s, फिर पहले क्या आएगा, फिर पाई आएगा, पाई 2py 2pz, फिर सिग्मा 2px, फिर पाई एस्टेरिक्स एंड देन सिग्मा एस्टेरिक्स 2p, ठीक है। ये हो गया N2 का, और N2 प्लस का भी सेम ही होगा। अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो ये हो गए सारे। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर हम लोग लिखवाएंगे लिखेंगे तो इसमें क्या है, 1/2, ये बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में काट देता हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, इधर ही बचेगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्डिंग है, और इनमें से ये 3 एंटी बॉन्डिंग थे, इनमें से एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0। तो ये कितना हो गया, 3। तो नाइट्रोजन क्या करता है, 3 बॉन्ड बनाता है दूसरे नाइट्रोजन के साथ। दूसरी चीज़ ये है पैरामैग्नेटिक, और बाकी यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी 945 है और 110 है। तो ये तो एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट है N2 पॉजिटिव, और इसको कंपेयर करना है। N2 पॉजिटिव है मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन से, ये वाला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला हुआ है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसका निकलेगा, ये सबसे बाहर है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, पाई पाई एंड सिग्मा। इलेक्ट्रॉन्स में भर देता हूँ। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा इसके अंदर।
इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर हम लोग निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1/2 5 माइनस 0 विच इज 2.5। तो N2 पॉजिटिव में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है 2.5 है, और N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है 3। तो बॉन्ड लेंथ, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, हमें पता है बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड ऑर्डर के। जिसका जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, जिसका ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, क्वाड्रुपल बॉन्ड बना रहा है, तो बॉन्ड लेंथ और छोटी होती जाएगी। तो यहाँ पे N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करें तो यहाँ पे 110 N2 की है और 112 N2 पॉजिटिव की है। इसी तरीके से O2 क्या करोगे, तो O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 2 आएगा, और O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा ज़्यादा आएगा, 2.5 आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे करोगे तो 2.5 में ये देखो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है तो 112 बॉन्ड लेंथ है, इसका भी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2.5 है, इसका भी सेम ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 121 है, मतलब एन ट्रिपल बॉन्ड ऑर्डर ये, उसके बाद N2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव एंड O2। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 2.5 है, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, तो O2 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो देख सकते हैं जिसके 3 बॉन्ड होंगे उसको तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसको तोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा 945, फिर N2 पॉजिटिव को, फिर O2 पॉजिटिव को एंड देन O2 को, क्योंकि O2 पॉजिटिव के पास जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है 2.5 है। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 क्यों आया, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में से गया। मैं बना के दिखा देता हूँ O2 पॉजिटिव का, पहले O2 का दिखाता हूँ फिर O2 पॉजिटिव, समझ में आ जाएगा। सोलह इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे तुम बॉन्ड ऑर्डर देखोगे तो 2 एस्टेट्स में जा रहे हैं। इनको अगर मैं यहाँ से काट भी दूँ तो कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, -2 डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से हटा दूंगा तो ये आ जाएगा 6 माइनस 1, 5/2 मतलब 2.5। तो O2 पॉजिटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2.5 आएगा। ये 2 क्वेश्चन है जो कि तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको करके लेके आना। पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द अदर डाइनाइट्रोजन स्पीशीज। N2 पॉजिटिव का तो निकाल चुके हैं, N2 पॉजिटिव का मतलब N2 मॉलिक्यूल बना के उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना, N2 नेगेटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और घुसा देना, और N2 नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन और दिखाना, और सबका बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे उसको अरेंज करना है। सिमिलरली ये मॉलिक्यूल्स हैं F2 नेगेटिव, F2 नेगेटिव, F2 पॉजिटिव एंड F2 पॉजिटिव, इन सबको भी बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे और बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे इसको अरेंज करना। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, होमोन्यूक्लियर कर रहे थे, मतलब जो दोनों एटम थे वो सेम थे, जैसे O2 N2 C2 करा नहीं वैसे, Be2 एंड सो ऑन, जितने भी हैं हम लोगों ने वो देखे। अब हमें हेटेरोन्यूक्लियर एटम्स करना है। अब हेटेरोन्यूक्लियर एटम्स में क्या होता है कि इनकी एनर्जी सेम नहीं होती है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि होमोन्यूक्लियर कर रहे थे तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर इसको मैं बीच में से डिवाइड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे वो राइट हैंड साइड पे भी सेम ही थे, तो एनर्जी लेवल क्या थे, सेम थे। लेकिन अगर हेटेरोन्यूक्लियर की बात करें तो उनमें जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग HF की बात करें, हाइड्रोजन फ्लोराइड की, तो पहली चीज इसके पास तो 1s ऑर्बिटल है, और फ्लोरीन के पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो तो p का है, 4 5 6। तो ये वाला p ऑर्बिटल के साथ वो बॉन्ड बनाएगा। तो इसमें कैसे बनाते हैं कि इसका 1s लिखा, जो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी बहुत हाई होगी, और फ्लोरीन का जो एनर्जी है वो उसकी 2p की एनर्जी कम होगी। अब ऐसा क्यों है, तो ये क्यों का आंसर इस बेसिस पे तुम्हें पता चलेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई है, न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा है। तो फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा पास खींच लेगा।
दूसरी चीज़ फ्लोरीन का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, तो उसके जो पी ऑर्बिटल हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होंगे, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज़्यादा स्टेबिलिटी, एंड दैट मीन्स उसकी जो एनर्जी होगी वो और भी ज़्यादा कम होगी। तो फ्लो हाइड्रोजन का जो 1s होगा वो काफ़ी ऊपर होगा और इधर होगा। अब इसका 1s और इसका 2px एक्स या वाई जेड जो भी तुम कंसिडर करो, ये क्या बनाएगा, एस और 2px क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। एस ऑर्बिटल है और इसका 2p ऑर्बिटल है, कंबाइन करके क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। पहला बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा ही बनता है। तो इससे क्या बने, दो बनेंगे, एक सिग्मा बनेगा और एक सिग्मा एस्टेरिक्स बनेगा। ठीक है। उसके बाद ऊपर क्या करेंगे, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है। नॉन बॉन्डिंग क्यों, क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो इसको हम लोग यहाँ पे बीच में जितनी एनर्जी उसकी 2p की थी उतनी ही एनर्जी के साथ वो सामने के सामने बना दिए जाएंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर लो, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दो इधर भर दिए, और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो इधर भर। और अब वैसे भी करना है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और 5 इलेक्ट्रॉन इसके, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दो इधर भरे जाएंगे, 4 इधर बन जाएंगे, और ये बन गया सिग्मा और ये बन गया सिग्मा। अब दूसरा है NO, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो आसपास के एटम्स हैं, लेकिन उसमें से ऑक्सीजन का साइज जो होता है वो ज़्यादा छोटा होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो इसके जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी कम होगी, ऑक्सीजन के जो ऑर्बिटल इनकी एनर्जी कम होगी, और नाइट्रोजन के ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी। तुम देख सकते हो कि यहाँ पे 7 प्रोटॉन्स हैं और यहाँ पे 8 प्रोटॉन्स हैं, तो 8 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अच्छे से खींचेंगे एज कम्पेयर टू 7 प्रोटॉन्स। तो ये जो इसका ऑक्सीजन का एस ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होगी, नाइट्रोजन के एस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी। ऑर्बिटल वैसे ही बनेगा, लेकिन बस एनर्जी का हमें ध्यान रखना है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम लोग बनाने बैठेंगे। एक पी ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, तो देख सकते हो कि पी ऑर्बिटल में से इसकी एनर्जी बीच में इधर है और इसकी एनर्जी इधर है। तो ये इसके जो पी ऑर्बिटल है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसकी कम है। फिर क्या है कि इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिनो कितने हैं। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 15, बट इसका, हाँ, इसमें भी क्या है, पाई नीचे है, फिर सिग्मा है, फिर पाई स्टिक, फिर सिग्मा है। आई डोंट नो, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 14 इलेक्ट्रॉन से 14 और 14 से इलेक्ट्रॉन से कम वाले में पी ऑर्बिटल होता है, लेकिन इसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स में भी यही है। तो ठीक है, इसको ऐसे ही कंसिडर करो कि पहले पाई ऑर्बिटल भरेगा, फिर सिग्मा, फिर पाई। तो नाइट्रोजन के जितने कंपाउंड्स होंगे उसमें कंसिडर करना कि पाई पहले भरेगा, फिर सिग्मा बाद में भरेगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये सिलेबस में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरीके की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोजन एक्सेप्टर एंड हाइड्रोजन डोनर। तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर और हाइड्रोजन डोनर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। अब ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन सा है, हाइड्रोजन डोनर कौन सा है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे, हाँ, जो सबसे पहली कंडीशन है कि कोई कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा या नहीं बनाएगा, उसका ये है कि वी नीड एट लीस्ट वन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन होने ही चाहिए अटैच टू strongly electronegative element such as fluorine, oxygen and nitrogen। ये तीन ही होने चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज कि कोई भी ऐसा कंपाउंड तुम ढूंढोगे, या कोई भी ऐसा कंपाउंड दे रखा है जिसमें हाइड्रोजन ढूंढना है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। और ये जो हाइड्रोजन होना चाहिए वो किसके साथ अटैच्ड होना चाहिए, एक स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम
जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन्हीं तीनों के तीनों होने चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो अगर तुम्हारे पास हाइड्रोजन है और वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन से अटैच है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। अगर नहीं है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में हाइड्रोजन है लेकिन ये किससे अटैच्ड है, ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। बाकी हाइड्रोजन है हमारे पास, 5 हाइड्रोजन और है, लेकिन ये सारे जो 5 हाइड्रोजन है ये किसके साथ अटैच्ड है, कार्बन के साथ अटैच्ड है, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाती। कौन दिखाता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेयर, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एक और मॉलिक्यूल देखते हैं, जैसे हमारे पास ये है एसीटोन, CH3CH3। तो आज हम लोग यही करेंगे कि बहुत सारे एग्जांपल्स लेके देखेंगे और जस्ट चेक करेंगे कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा है, कौन नहीं दिखा रहा है। सिर्फ एक ही कंडीशन पे कि हाइड्रोजन है या नहीं है, और वो हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से अटैच्ड है या नहीं है। अगर हाइड्रोजन FON से अटैच्ड है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, अदरवाइज वो नहीं दिखाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन इधर है, 3 हाइड्रोजन इधर है, लेकिन दोनों हाइड्रोजन किससे अटैच्ड है, कार्बन के साथ अटैच्ड है। कार्बन के साथ अटैच्ड होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके के हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन जो कार्बन से अटैच्ड है, 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। अगर इस पूरे मॉलिक्यूल की बात करें तो इस पे 4 हाइड्रोजन और चारों हाइड्रोजन कार्बन से अटैच्ड हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। सबसे पहली चीज, या सबसे पहली भी नहीं, एक ही चीज तुम्हें देखनी है कि उसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन है और उनके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है या नहीं है। अगर ऐसा है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, अदरवाइज वो नहीं दिखाएगा। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन एक्सेप्टर और हाइड्रोजन डोनर। हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन होता है और हाइड्रोजन डोनर कौन होता है। हाइड्रोजन डोनर वो एटम्स हैं या वो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो हाइड्रोजन डोनेट करेगा। तो इसमें क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, और ये हाइड्रोजन डोनेट तब होगा जब इसके साथ कोई स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा और वो हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा। तो जैसे फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जब भी आगे जो भी जितने भी बॉन्ड इन्हें बनाने हैं, अगर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन सब के साथ अटैच्ड हुआ तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। इतना तो हम लोग देख चुके हैं। और अगर इनके साथ अटैच्ड होता है तो इन्हें हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन डोनर। तो इस मॉलिक्यूल को क्या बोला जाएगा, हाइड्रोजन डोनर। हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन से होंगे, एक ऐसे एटम्स जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन ले लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो H पॉजिटिव जो बाहर निकलेगा उसको कोई लेने के लिए तैयार हो जाएगा। तो वो कौन से एटम्स होंगे, वो यही एटम्स होंगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सो फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तुम्हारे मॉलिक्यूल में है तो वो ही हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर वो हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड हैं तो वही डोनेट करेंगे। तो यही मॉलिक्यूल डोनेट भी करते हैं और वही मॉलिक्यूल एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन उसमें से ध्यान रखना पड़ता है कि कौन डोनेट कर रहा है और कौन एक्सेप्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, तो HF और HF, इस तरीके से HF अटैच है। इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे जो फ्लोरीन है, यहाँ पे ये जो फ्लोरीन है और यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, इनके बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड को किस तरीके से मैंने दिखाया है
इसको इस तरीके से डॉटेड लाइन की तरह तुम दिखा सकते हो। अब इसमें बात आती है कि कौन हाइड्रोजन डोनर है और कौन हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। हाइड्रोजन किस मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है? इस मॉलिक्यूल से जुड़ा है, तो ये है हाइड्रोजन डोनर। और हाइड्रोजन कौन खींच रहा है? ये फ्लोरीन खींच रहा है, तो ये है हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा वो हाइड्रोजन डोनर। तो मैं देखना है किन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये देख लिया कि इसके बीच में और इसके बीच में हो रही है। अब यहाँ पे देखना है कि हाइड्रोजन किसके साथ अटैच। जिसके साथ अटैच है वो हाइड्रोजन डोनर, जिसके साथ अटैच नहीं है वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर। अब बोलने के लिए इस फ्लोरीन के साथ भी हाइड्रोजन अटैच है, वो वाले हाइड्रोजन नहीं देखना, हाइड्रोजन वही देखना जिनके बीच में ये जो कटा हुआ बॉन्ड है, ये डॉटेड बॉन्ड है, वो लगाओ, डैश बॉन्ड। दूसरी चीज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी? जब ये फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होंगे। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे वाटर। पहली चीज हम लोग देखेंगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा या नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए? हमें हाइड्रोजन चाहिए। और कैसा हाइड्रोजन चाहिए? जो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ अटैच हो। तो यहाँ पे हमारे पास दो हाइड्रोजन है। ऐसा नहीं कि दोनों ही होने चाहिए, दोनों में से एक भी चलेगा, मिनिमम एक होना चाहिए। दो हाइड्रोजन है, और फॉर्चुनेटली दोनों हाइड्रोजन किससे जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो दोनों हाइड्रोजन क्या दिखाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएंगे। ठीक है, लेट अस कंसीडर कि दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे करता है। काफी दूर हो गया, लेकिन हो सकता था। हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिख रहे हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच हाइड्रोजन बॉन्ड। एक हो गया ये, एक हो गया ये। वैसे बनाने की जरूरत क्या है, रेड कलर से दिख ही रहा है। अब हम लोग इसमें से देखेंगे कि हाइड्रोजन डोनर कौन है और हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है। ये पहला बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है? इस ऑक्सीजन के साथ है, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन डोनर, और ये हो गया हाइड्रोजन एक्सेप्टर। दूसरा वाला बॉन्ड देखते हैं, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये वाला अटैच हो गया हाइड्रोजन डोनर, और ये हो गया हाइड्रोजन एक्सेप्टर। इन दोनों में से देखते हैं, इसमें हाइड्रोजन इसके साथ है तो हाइड्रोजन डोनर, और ये हो गया हाइड्रोजन एक्सेप्टर। इस वाले बॉन्ड में देखते हैं, तो हाइड्रोजन इससे अटैच है, ये हो गया हाइड्रोजन डोनर, ये हो गया हाइड्रोजन एक्सेप्टर। इसमें से ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर और ये हाइड्रोजन डोनर। ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल कई बार हाइड्रोजन डोनर की तरह एक्ट कर रहा है, कई बार हाइड्रोजन एक्सेप्टर की बात कर रहा है। तो जो दो हाइड्रोजन जब ये अटैच होंगे, तो ये जो दो हाइड्रोजन अटैच होंगे, तो ये हमेशा हाइड्रोजन डोनर की तरह एक्ट करेगा। और जब ये वाला अटैच होगा तो ये होगा हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है। तो तीन एटम है, जो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन होंगे वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, और जो हाइड्रोजन इनके साथ अटैच होगा वो हमेशा हाइड्रोजन डोनर रहेगा। और ये एक ही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन डोनर और हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह काम कर सकता है। ठीक है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, वो हम लोग कल डिस्कस करते हैं। और दैट वुड बी द लास्ट लास्ट यही होगा टॉपिक इस चैप्टर का। फिर हम लोग बाकी दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।